बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अली मुगल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स ICB G63, 9th क्लास, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.6। अपने पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं। और जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने कहा कि ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट से हमने अलजेब्रिक इक्वेशंस बनाकर फिर उनको मैट्रिसेस से सॉल्व करना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो हमारे सामने है, और पहले की तरह दोबारा से यही कहूंगा कि इन स्टेटमेंट से जो इक्वेशन बनाने का काम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इक्वेशंस बनाने में अगर हमें कोई गलती कर देते हैं तो फिर यकीनन हमारा सवाल भी आगे गलती तस्वुर होगा, कंसीडर किया जाएगा। इस स्टेटमेंट में कह रहा है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल का तीसरा एंगल। अब थर्ड एंगल से रिलेटेड तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आइसोसेलेस ट्राइंगल को डिस्कस कर लें। आइसोसेलेस ट्राइंगल आम लैंग्वेज में इसको हम लोग इंग्लिश के लिहाज से तो आइसोसेलेस कहते हैं, जबकि उर्दू में इस ट्राइंगल को मुतमासिमुस साकिन मुसल्लस कहा जाता है। और ये एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइडें आपस में लेंथ के लिहाज से इक्वल होती हैं। मैं फर्ज कर लेता हूं मेरे पास ये कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का नाम ABC है, और इसमें से कोई दो साइडें, मेजरमेंट ऑफ BC, B से लेके C तक का फासला, इसी तरह मेजरमेंट ऑफ AC, A से लेके C तक की पैमाइश, ये दो बराबर है। फर्ज कर लेता हूं ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। इसको आप कुछ भी रख ले, सपोज कर ले ये 7 सेंटीमीटर है। तो अब ये दो बराबर है, तीसरी चेंज है, तीसरी कम हो या ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तीसरी चेंज होनी चाहिए। तो ये कहलाता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर उसके बाद ये भी हमें क्लियर है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर टोटल 3 एंगल होते हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर भी 3 एंगल हैं, एंगल एट A, एट B, एट C। अब इसके लिहाज से हमने 8th क्लास के अंदर थ्योरम्स के अंदर और रिजल्ट पढ़ा 10th क्लास के अंदर भी ये थ्योरम है कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिहाज से कहें या वैसे भी कहें कि अगर कोई ऐसा ट्राइंगल आ जाए जिसमें दो साइडें बराबर हो, तो उन दो साइडों के अपोजिट एंगल यानी उनके सामने बनने वाले उनके मुखालिफ जाविये जो हैं वो भी बराबर होंगे। तो इस BC, मेजरमेंट BC के सामने जो है वो एंगल A बन रहा है, इसी तरह मेजरमेंट AC के सामने एंगल B बन रहा है। तो ये एक बहुत जरूरी रिजल्ट है इस सवाल को समझने के लिए कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसमें दो साइडें बराबर होती हैं, और अगर किसी ट्राइंगल में दो साइडें बराबर हो तो उन दो साइडों के सामने बनने वाले जो उनके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। मैथ की लैंग्वेज में इसको कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। सो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। इसी तरह अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल होता यानी उसकी तीनों साइडें बराबर होती, तो इस थ्योरम की रो से या इस थ्योरम की बेस पे हम कह सकते थे कि उसके तीनों एंगल भी इक्वल हो। तो जितनी साइडें इक्वल होंगी उतने एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड एंगल से अब मुराद क्या है? अगर मैं इसी फिगर की बात कर दूं तो मैं अगर कहूं कि A और B बराबर हैं तो मैं दो एंगल का जिक्र कर चुका। तो इस सारी के डिस्कशन के अंदर अब तक हमने इस एंगल को डिस्कस नहीं किया। तो ये जो होगा हमारा वो थर्ड एंगल ये वाला होगा। तो उसके बाद वो कह रहा है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। तो अगर मैं सपोज कर लेता हूं इस एंगल को मैं x कहूं, यानी इसकी मेजरमेंट x है, तो अगर इसकी मेजरमेंट x है तो यकीनन इसकी मेजरमेंट भी x होगी, और जो रह जाएगा वो चेंज होगा। मैं अपनी आसानी के लिए उसको y कह देता हूं। तो ये सारी डिस्कशन जो है ये मैंने आपको रफ में की है। अगर आप इसकी ज्योमेट्री बनाना चाहें, यानी यही फिगर बनाना चाहें, ये 5 सेंटीमीटर जनरली हटा दें, तो बाकी जो है आप अगर यही फिगर पेपर में मेंशन करना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं है। डायरेक्ट मैं कहूँगा तो अगर फिगर के बगैर चल जाए तो भी ठीक है। तो यहाँ पर जो दो इक्वल एंगल्स हैं उनमें से हर एक में से यानी हर एक को x कहा, और जो तीसरा यानी डिफरेंट एंगल है उसको मैंने y कहा है। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन के लिहाज से कुछ जो चीजें सपोज की हम कह देते हैं लेट मेजरमेंट
ऑफ ईच इक्वल एंगल इज x degree and the measurement of third angle is y degree। तो हमने यहाँ पर ये कह दिया कि ये जो दो इक्वल एंगल होंगे आइसोसेलेस से, तो दो एंगल इक्वल होंगे, तो उन दो इक्वल में से हर एक की मेजरमेंट हमने x डिग्री रख ली, और वो जो तीसरा एंगल है जो इन दोनों से मुख्तलिफ है, उस एंगल का नाम हमने या उसकी मेजरमेंट हम लोगों ने y डिग्री कह दी है। अब इससे आगे जो है, अब हम अकॉर्डिंग टू गिवन चलेंगे या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कह दें, अकॉर्डिंग टू गिवन जो सवाल में दिया हुआ है उसको फॉलो कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन ये है कि ये पहला स्टेटमेंट देख लें, थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। इस पूरे स्टेटमेंट को मैं बहुत शॉर्ट करके यहाँ सवाल के अंदर लिख रहा हूँ, उसके फिर बाद वैल्यूज यूज करेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन थर्ड एंगल is 16 degree less than the sum of two equal angles. Third angle is 16 degree less than the sum of two equal angles. अब जैसा कि मैंने पिछले सवाल में भी कहा था कि इन सवालों के अंदर इज या आर जरूर आएगा या कोई इस तरह की बात होगी जिससे हम, तो ये जो इज होता है ये पार्टीशनिंग करेगा, इसकी जगह पर आप इक्वल लगा लें। अब इसकी जगह पर इक्वल आ गया, अब लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट रह गया थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल की जगह आप थर्ड एंगल की मेजरमेंट यानी y लिख सकते हैं, तो ये मैंने थर्ड एंगल की जगह y लिख दिया। अब दूसरी तरफ देखें तो इसके दूसरी तरफ लिखा है 16 डिग्री लेस, 16 डिग्री कम करें। चले 16 डिग्री कम कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर हम लोग यूनिट्स नहीं लिखते, तो इसका डिग्री का सिंबल मैं नहीं लगा रहा। तो 16 डिग्री लेस, तो ये मैंने 16 कम कर दिया। देन किसी चीज के मुकाबले में, किसके मुकाबले में, देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, तो यहां पर आपने लिखना है सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, तो टू इक्वल एंगल में से आपने हर एक को x कहा हुआ है, यहां पर भी आप देख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ईच इक्वल एंगल इज x, हर इक्वल एंगल जो है वो x है। तो दो इक्वल एंगल्स आपके पास हैं, तो उनके लिए आपने सम लिखना है, तो सम के लिए यकीनन बीच में प्लस आ जाएगा। तो फाइनली मैं पहुंचा y इज इक्वल टू 2x माइनस 16। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास जनरली हम लोग यूज करते हैं वो ये होता है कि पहले x होता है, फिर y होता है, फिर इक्वल के दूसरी तरफ नंबर होता है। तो हम यहाँ से पोजीशंस चेंज कर लेते हैं, 16 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं और इसको इस तरफ लिख लें, और ऐसा करने से इनकी निशानियां चेंज हो जाती हैं। एक्चुअल तो वही है जो आप लोग जानते हैं कि कैंसिलेशन लॉ यूज होता है, लेकिन शॉर्ट करके या मुख्तसर अल्फाज में हम लोग यही कहते हैं कि इनकी जगह चेंज करें। माइनस का 16 इधर लिखा जाए तो प्लस का लिखा जाएगा, और इस y को रिप्लेस किया जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर माइनस होगा। अब 16 इस सारे के बराबर है, या ये सारा टुकड़ा 16 के बराबर है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। और ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ये हमने जस्ट पहले स्टेटमेंट से, पहली लाइन से बनाई है। The third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of two equal angles। अब एक रिजल्ट बन गया, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल हमने यूज किए हुए, एक x और एक y। ये दो वेरिएबल यूज करने के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट या दो रिजल्ट होने चाहिए। तो ये तो पहले स्टेटमेंट से पहली इक्वेशन बनी। अब दूसरे स्टेटमेंट के लिए, लेकिन इससे आगे तो वो जस्ट कह रहा है फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल के 3 एंगल बनते हैं वो बता दे। अब दूसरा स्टेटमेंट या दूसरी इक्वेशन, तो वही मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था
कि इन सवालों को सॉल्व करते वक्त हमारे पास इनसे रिलेटेड कुछ बुनियादी मालूमात, बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। उस बेसिक नॉलेज के लिहाज से आप ये जानते हैं 8th क्लास में भी और उससे पिछले बेसिक्स के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम या मजमुआ होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का मजमुआ 180 डिग्री होता है। तो इससे नीचे मैं यहाँ पे लिख दूंगा वी नो सम ऑफ 3 एंगल्स। तो पहला एंगल एक्स है, दूसरा भी एक्स है और तीसरा वाई है। इस सवाल के लिहाज से पहला एंगल एक्स, 2 इक्वल एंगल है उनमें से हर एक को एक्स कहा, तीसरा मुख्तलिफ है उसको वाई कहा। और इसको अगर फाइनल करूं तो ये इक्वेशन बनती है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो डिग्री का सिंबल ना भी लगाएं। ये आपके सामने हम लोग यहाँ पर 2 इक्वेशनें बना चुके। अब मैं उन 2 इक्वेशंस को इकट्ठा लिख रहा हूँ। तो ये जितनी कैलकुलेशन है ये हर स्टूडेंट अपने लिहाज से अपनी तरतीब से इसको कर सकता है। कोशिश करें कि मैक्सिमम मुनासिब अल्फाज में बताते हुए इन रिजल्ट्स तक पहुंचे। नेक्स्ट मैं कह रहा हूं कि नाउ वी हैव, अब अपनी जो 2 इक्वेशनें आपने बनाई वो लिख दें। सबसे पहली इक्वेशन हमने जो बनाई है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। दूसरी इक्वेशन हमने बनाई है, सॉरी यहां पर है हमारे पास 2x माइनस वाई। ठीक है, पहली इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये 2 इक्वेशन है। इट्स मैट्रिक्स फॉर्म। अगर मैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो इनकी मैट्रिक्स फॉर्म तो पहले भी डिस्कस किया था। मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले x के कोफिशिएंट होंगे, तो x के कोफिशिएंट हमारे पास 2 और 2 हैं। फिर y के कोफिशिएंट होंगे, यहाँ से y का कोफिशिएंट -1 और यहाँ से +1। फिर वेरिएबल मैट्रिक्स x और y आएगा। फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स 16 और 180 आ जाएंगे। पोजीशन के लिहाज से हम लोग अगर इसको a कह दें, इसको x कह दें और इसको b कह दें तो हमें x फाइंड करना है। अब इस x को फाइंड करने के लिए a को उस तरफ लिखा जाएगा या कन्वर्ट किया जाएगा या कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का। तो ये बनेगा a इनवर्स इनटू b। अब इससे आगे मैं इसी के अंदर इसको कैलकुलेट कर देता हूं। हमें क्लियर है कि ए इनवर्स का फार्मूला, जगह के लिहाज से इसके आगे लिखता हूँ। ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और अलग से लिखा हुआ है बी। तो यहाँ हमने 3 चीजें यूज करनी है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए और बी। याद रहे कि ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। इस सवाल को हमने क्रैमर्स रूल से भी करना है। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी में ये ए पोजीशन बी के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, बीच में हमेशा माइनस आता है। फिर ये बी पोजीशन मल्टीप्लाई होगी सी के साथ, तो ये भी हमने लिख दिया -1 इंटू 2। यहाँ पर एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट के लिए हमें मालूम है कि बी ए और डी अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, इनकी जगह चेंज की जाती है। बी का साइन चेंज करेंगे और इसी तरह सी का भी साइन चेंज कर देंगे, जबकि ये बी मैट्रिक्स के कंपोनेंट इसी तरह रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप, x इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट के लिए 2 1 2 और माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ये डिटर्मिनेंट आ गया। जबकि अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये सारे एलिमेंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो तरतीब से पॉजिटिव ही आ जाएगा। 16 1 16 प्लस 180। सेकेंड,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -32 और प्लस 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 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। ओवरऑल 1/4, अगर इन दोनों को इकट्ठा किया जाए तो 196, और अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये बच जाता है 328। नेक्स्ट इस 1/4 को अंदर लिखेंगे, x की जगह पर अब आप बेशक x का मैट्रिक मेंशन कर दें, xy इज इक्वल टू, ये 1/4 मल्टीप्लाई होगा 196 से, और ये 1/4 मल्टीप्लाई होगा 328 के साथ। इसके साथ जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 4 द 16 3, तो ये टोटल आ जाएगा 4 4 द 16 3 बचेगा, 9 टाइम टेबल जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 49, और 328 को जब मैं 4 के टेबल से कैंसिल करूंगा, 4 8 द 32 और 4 2 द, तो इसका आंसर 4 8 द 32 और 4 2 द। तो यहाँ से हमारे सामने ये जो इक्वल एंगल है, x की मेजरमेंट हमारे पास आ रही है, x इज इक्वल टू 49 डिग्री, y इज इक्वल टू 82 डिग्री। तो ये जो मेजरमेंट ऑफ टू इक्वल एंगल्स है उनमें से हर एक की मेजरमेंट, तो x हमारे पास 49 डिग्री आ रहा है और y हमारे पास 82 डिग्री आ रहा है। अब इसके लिहाज से अगर हम अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहें तो हमारे पास 49 डिग्री के 2 एंगल होंगे और 82 डिग्री का एक एंगल होगा। अब जो पहला सेंटेंस है कि थर्ड एंगल 82 है, इस 16 लेस, वो 16 कम है सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, तो अगर इन दो इक्वल एंगल्स को x को ऐड किया जाए x के साथ तो ये 96 बन जाता है। 96 डिग्री में से अगर मैं थर्ड एंगल को निकाल दूं तो आपके सामने 16 डिग्री बचता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसको हम लोगों ने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया है, और इसी सवाल को आप क्रैमर्स रूल से खुद कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 का डेटा समझाता हूं, उसकी इक्वेशंस बनाता हूं और फिर उसको देखते हैं जहां तक मुमकिन हो सके। और मजबूरी के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 5 का मैं स्टेटमेंट बोर्ड पे नहीं लिख सकता टाइम के लिहाज से, तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोगों ने वर्डिंग में ही समझना है। किताबें सामने हो तो आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 की वर्डिंग जो कि मैं दोहराऊंगा उससे समझ सकते। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइएंगल। अब ये राइट ट्राइएंगल है, पहले इसमें भी थोड़ी सी बेसिक हमें समझनी होगी। ये राइट ट्राइएंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। फर्ज कर लेता हूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हर वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो ऐसे जाविये को इंग्लिश में राइट एंगल ट्राइंगल और उर्दू में कायमतु जाविया मुसल्लस कहा जाता है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो बेसिक हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है। अगर मैं इसमें एंगल बी की जगह तो उसकी वैल्यू रख दूं और अगले स्टेप पर उस वैल्यू को मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले जाकर लिख दूं या सिंप्लीफाई कर लूं, तो मेरे पास एंगल ए प्लस एंगल सी का टोटल जो सम बचता है वो 90 बचता है। यानी इन दोनों का जो मजमुआ या सम है वो 90 है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक राइट एंगल होता है और बाकी जो दो एंगल होते हैं उनका सम 90 होता है। और बेसिक डेफिनेशन में आप लोगों को याद होगा, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये जो
एंगल हैं जो राइट एंगल के अलावा होते हैं वो कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, और इनमें से हर एक जो है वो दूसरे का कंप्लीमेंट कहलाता है। ए इज द कंप्लीमेंट ऑफ सी एंड सी इज द कंप्लीमेंट ऑफ ए। मजीद ये है, अब इन दोनों का मजमुआ 90 है और इनमें से कोई भी जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने है कि सी की यहाँ से रोटेशन हुई है, कोई ना कोई रोटेशन यहाँ पर है, ये जीरो नहीं है। ए को भी आप देख सकते हैं कि ए के ऊपर भी कोई रोटेशन है, तो ये जीरो नहीं है। तो इनमें से कोई जीरो नहीं है और इनका सम 90 है। दो चीजों का मजमुआ यानी अगर जमा किया जाए, सम किया जाए, आंसर 90 आए और उनमें से कोई जीरो ना हो, तो लाजमी सी बात है कि इन दोनों को अगर आप गौर से देखें तो इनमें से हर एक 90 से छोटा है। और ये रियल नंबर प्रॉपर्टी भी है कि अगर आप 2 + 3 करते हैं रिजल्ट आता है 5, तो ये जो सम होता है ये इन दोनों में से हर एक से बड़ा होगा। यानी ये जो होगा ये अपने सम से छोटा है, 5 से छोटा है, और ये जो है ये भी 5 से छोटा है। तो ये जो एंगल है ये भी 90 से छोटा है और ये एंगल जो है ये भी 90 से छोटा है। हर वो एंगल जो 90 से छोटा हो उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। तो इस सारी बहस का जो मुख्तसर हमने नतीजा निकालना है वो ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक राइट एंगल होता है और बाकी के जो दो एंगल होते हैं वो दोनों के दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र उसने किया तो हमने डिटेल से समझा कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक राइट एंगल होता है और जो बाकी के दो एंगल होते हैं वो एक्यूट होते हैं। और उसके अलावा हमने ये भी समझा कि तीनों का सम तो हमेशा 180 होता है, लेकिन राइट के अलावा जो दो एक्यूट होते हैं वो कंप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 90 होता है। अब हम अपने सवाल के स्टेटमेंट पर आते हैं। उसने कहा, मैं अकॉर्डिंग टू गिवन लिख के सेंटेंस लिख के सवाल को साथ साथ चला देता हूं। अकॉर्डिंग टू गिवन, मैं कुछ सपोजिशन ऊपर करूंगा या थोड़ी जगह बना लेते हैं ताकि हमें लिखने उसकी कैलकुलेशन या सपोजिशन लिखना आसान हो। अकॉर्डिंग टू गिवन, ठीक है। वह सवाल ना लिखने की वजह से थोड़े से मसाइल आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि समझ जाएं। वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल, दो एक्यूट है, उनमें से जो एक एक्यूट एंगल है, वन एक्यूट एंगल इज 12 डिग्री मोर देन the twice of other acute angle। ये पहला स्टेटमेंट। वन एक्यूट एंगल, मैं इसके साथ वन का वर्ड भी लगा देता हूं सवाल और वाजे हो जाए। अकॉर्डिंग टू गिवन, वन एक्यूट एंगल इज 12 मोर देन the other than the twice of the other acute angle। अब जाहिर है ये दोनों एंगल का सम 90 आ रहा है, ये दोनों एक्यूट हैं, तो इन दो को सपोज किया जाए, क्योंकि तीसरा तो हमें मालूम है, तीसरा राइट एंगल के अंदर हमेशा 90 होता है। अगर एक एक्यूट एंगल को एक्स रख दूं, दूसरे की मेजरमेंट को वाई मान लूं, तो मैं यहां सपोज कर लेता हूं, सपोज वन एक्यूट एंगल is x and other या second acute angle is y। तो इस सवाल में भी आपके सामने यहाँ इज आ रहा है, इसकी जगह पर इक्वल लगा ले। अब इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर रह गया वन एक्यूट एंगल। वन एक्यूट एंगल की जगह आपकी मर्जी एक्स रख दें, वाई रख दें, किसी भी एक को इस तरफ रख दें, एक को उस तरफ रखना है। इस तरफ मैंने पहला चले एक्स रख दिया, दूसरी तरफ लिखा है 12 मोर, पिछले पार्ट में था 16 लेस, अब कह रहा है 12 मोर, तो मोर के लिए प्लस का वर्ड लगाएंगे। 12 मोर है तो 12 प्लस कर देंगे। अब किसके अंदर प्लस करना है? मोर देन, किसके मुकाबले में? द ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल। ट्वाइस माने दुगना, डबल, ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल, ये दूसरे को आप डबल कर दें, उसके मुकाबले में ज्यादा है।
और जो हम इक्वेशंस को अरेंज करते हैं उसके मुताबिक पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए इक्वल के दूसरी तरफ। इस 2y को हम इस तरतीब से लिखते हैं तो इधर माइनस लिखा जाएगा, टोटल इज इक्वल टू 12। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम लोगों को क्लियर है कि ये जो मैंने यहाँ पर सारी चीज बताई हुई है आपको डिटेल से, कि ये जो एक्यूट एंगल होते हैं इनका सम हमेशा 90 होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप या तो लिख दें कि एंगल x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180, वहां से ड्राइव करें, लेकिन शॉर्ट ये रहेगा कि सम ऑफ एक्यूट एंगल इज राइट एंगल या इन राइट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल्सो यहां मैं पूरा सेंटेंस लिख देता हूं, ऑल्सो वी नो सम ऑफ एक्यूट एंगल्स इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक्यूट एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मैं पहला एक्यूट एंगल प्लस दूसरा एक्यूट एंगल टोटल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर डिग्री यानी यूनिट हम यूज नहीं कर रहे। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस के लिहाज से मैं फाइनली वही तरतीब जो अब तक हम अपने सवालों में चला रहे हैं यहाँ हम लिख देते हैं। नाउ वी हैव, अब हमारे पास ये है कि ये पहली इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, जबकि दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये दो इक्वेशंस हैं। अब मैं अपनी ये जो आपको समझाने के लिए ज्योमेट्री बनाई है उसको मिटा देता हूं, और मैंने पिछले सवाल में भी बताया था कि अगर आपकी बेसिक नॉलेज स्ट्रांग है और आप बगैर तस्वीर के ही आपको ये सारी चीजें क्लियर है कि एक एक्यूट एंगल किस तरह होंगे, राइट होगा, या जो कुछ मैंने यहाँ समझाया या बताया वो अगर आप जानते हैं करते हैं, आप डायरेक्ट कर दें, फिगर ना भी बनाए तो खैर है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है आपको एक्यूट समझने में, राइट, तो आप फिगर बनाकर अपने आप को भी समझाएं और एग्जामिनर को भी वो सारी बातें बता दें। इसके बाद इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज, अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म जो लिखेंगे तो सबसे पहले x के कोफिशिएंट्स 1 1, फिर y के कोफिशिएंट -2 एंड 1, देन वेरिएबल्स और इक्वल के इस तरफ कांस्टेंट्स आ जाएंगे। अब ये हमारे पास इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है, और जो तरतीब चल रही होती है हमारे पास इन सवालों की, या नॉर्मली हम लोग इसको a कहते हैं, इसको x कहते हैं और इसको b कहते हैं। अब यहाँ से एग्जामिनर के मुताबिक या सवाल के मुताबिक इस सवाल को हम लोगों ने दो तरीकों से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से या क्रैमर्स रूल से। तो मैं इन्वर्जन मेथड भी इस पे लगा देता हूँ, क्रैमर्स से आप लोग मोस्टली आसान होता है वो आप कर सकते हैं। x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स का फार्मूला 1 डिटर्मिनेंट टू a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और अलग से लिखा हुआ है b। x इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट के लिए इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी a पोजीशन को d से माइनस लगाकर b पोजीशन को c से, तो ये मैंने b पोजीशन को c से किया, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट के लिए इन दो की जगह चेंज होगी क्योंकि ये एक जैसे हैं तो हमने ये समझने के कर दिया, और इसका साइन चेंज कर देंगे और साथ में इसका भी साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, साथ में ये b के कंपोनेंट्स 12 एंड 90, देन x इज इक्वल टू 1 1 द 1 और माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2, जबकि इस तरफ मल्टीप्लिकेशन पहली रो पहला कॉलम कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट, पहली रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ तो 12 आ जाएगा, प्लस 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 90 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 180 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करूं तो 90, ओवरऑल 1/3, इन दो को इकट्ठा किया जाए तो 192, और इन दो को सॉल्व किया जाए तो 78। अब इस 3 को अंदर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट और 1/3 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, दोनों एलिमेंट से, और इस x की जगह पर हम लोग इसका मैट्रिक्स लिख लेते हैं जिसकी एंट्रीज है x y।
सो फाइनली एक्स वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 का टेबल इस पर 3 6 और ये 64 टाइम जाएगा, जबकि 3 का टेबल इस पर 26 टाइम जाएगा। तो ये जो एक एक्यूट एंगल है वो 64 है और दूसरा एक्यूट एंगल जो है वो 26, और इसके ऊपर हम लोग डिग्रीज के निशान एंड पे लगा लेंगे। सो रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल्स आर 64 डिग्री एंड 26 डिग्री। अब उसके मुताबिक उसने कहा था कि वन एक्यूट एंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर। इसको डबल करें तो 52, फिर उसमें 12 ऐड करें तो ये एंगल बनता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब यहाँ पर हमारे पास आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक क्लोज करते हैं। अभी इस एक्सरसाइज का एक सवाल बाकी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट्स के अंदर या किसी भी और रास्ते से आप लोग मुझ तक पहुंच के आप बात कर सकते हैं। तो जहां तक हो सके इसमें आप अपना मेहनत करें, काम करें, और इससे रिलेटेड जो भी आपका काम हो या कोई चीज पूछनी हो आप राब्ता कर सकते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।